हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे पिछली वीडियो में हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था, जिसमें स्नेल्स लॉ था, जिसका आज हम यूज़ करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और ये होता है आपका कांस्टेंट। तो इसका हम यूज़ करेंगे, और ये कांस्टेंट की वैल्यू का हम 1μ2 लिख देते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सिंबल है। किसी किसी जगह पर किसी बुक में 1 और 2 भी लिख सकते हैं इसी को, और किसी किसी बुक में इसे म्यू, जैसे आप म्यू लिख रहे हैं तो इसे μ2 1 भी लिख लेते हैं। ये 1 इधर की जगह इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो आज हम इसका यूज़ करने जा रहे हैं। ये स्नेल्स लॉ है। तो आप ये देखिए कि मान लिया लाइट की रेज जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हैं। ये एक सरफेस है जो कि दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। नीचे डेंसर मीडियम है, डेंसर यानी कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप ग्लास ले लें एंड वैक्यूम ले लें, रेयरर मीडियम, वैक्यूम है रेयरर मीडियम और ग्लास डेंसर मीडियम, और लाइट की रेज ग्लास से वैक्यूम में जा रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो तभी आपको जो है ये फिनोमेना समझ में आएगा, मतलब तभी फिनोमेना ये ओकर होगा, घटित होगा। कौन सा? क्रिटिकल एंगल का एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। मान लिया ये एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब इस पॉइंट पर लाइट की रेज गिरेंगी, तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल खींच लिया। तो ये नॉर्मल जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर हमने ये नॉर्मल खींच लिया। यहाँ पर आपकी ये इंसिडेंट रे है, सपोज ये एक इंसिडेंट रे है, रे नंबर 1। तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। तो आप ये देखो कि जब भी कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये सीधी जाने की बजाय थोड़ी सी मुड़ जाएगी। तो ये इस तरीके से ये मुड़ गई, रे नंबर 1। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे होती है, जो डाली जाती है रे, उसे आप बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ में, वो इंसिडेंस एंगल आई होता है। और जो मुड़ जाती है वो होती है रिफ्रैक्टेड रे। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो जितना एंगल बनाती है इसी नॉर्मल के साथ में, वो होता है आर। तो अगर रे डेंसर से रेयरर में जा रही है तो हमेशा आर ग्रेटर होता है आई से, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है इंसिडेंस एंगल से। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, अगर हम आई इंक्रीज करेंगे तो आर भी क्या होता चला जाना चाहिए, उसी कॉम्बिनेशन के लिए इंक्रीज होना चाहिए। अगर हम आई डिक्रीज करेंगे तो आर भी डिक्रीज करेगा। तो सपोज हम इस इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी हमने रे नंबर 1 डाली थी, अब हम रे नंबर 2 डाल रहे हैं पहले से एक बड़े एंगल पर। तो ये पहले से बड़े एंगल पर डाल रहे हैं तो रे रिफ्रैक्टेड रे और नीचे की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि अगर हम आई इंक्रीज कर देंगे तो आर भी क्या हो जाएगा, ये वाला और ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। एक इंसिडेंस एंगल ऐसा आएगा, मान लिया हमने इस रे को इतना ज़्यादा झुका दिया है, इतने ज़्यादा बड़े एंगल पर डाल दिया है कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इसी सरफेस के साथ साथ टच होते हुए निकल गई है। ना तो वो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मीडियम में गई है, ना सेकंड मीडियम में गई है। दोनों के सरफेस को टच करते हुए, दोनों सरफेसेस को टच करते हुए मतलब वो निकल गई है। यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा अब आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये वाला एंगल, ये इंसिडेंट रे रेड वाली, और ये रिफ्रैक्टेड रे। बिकॉज हमेशा रिफ्रैक्टेड रे ज़्यादा बड़ा एंगल बनाएगी, आर ग्रेटर होगा आई से। तो यहाँ पर आर जो है वो 90 डिग्री हो गया है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन आई 90 डिग्री नहीं है, ये वाला इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री नहीं है। अगर आर 90 डिग्री हो तब जो इंसिडेंस एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, सी। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल सी हो जाएगा रे नंबर 3 के लिए। तो आपने ये देखा कि अगर हम क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर अगर हम रेज को इंसिडेंट करते हैं तो वो सेकंड मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम क्रिटिकल एंगल पर कोई रे को डालते हैं तो वो दोनों मीडियम को टच करते हुए सरफेस पर निकल जाती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, रिफ्रैक्शन एंगल। तो क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंस एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच रिफ्रैक्शन एंगल इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। और यही इसकी क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन हो गई। तो आप ये देखिए, अगर हम क्रिटिकल एंगल वाला ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएं तो क्रिटिकल एंगल के लिए आप ये देखो आई की वैल्यू कितनी है, आई की जगह हम ये रख देंगे सी। तो साइन सी अपॉन आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90
इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहां पर आएगा 2μ1। 2μ1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, बिकॉज यहां से सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में गई है तो इसलिए 2 पहले आया। तो 2μ1, और 2μ1 को हम लिख सकते हैं 1/1μ2, रिवर्स करके हम लिख सकते हैं। तो 1/1μ2 इज इक्वल टू साइन सी अपॉन 90, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1μ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1μ2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin c। तो इस फॉर्मूले से हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, 1μ2 पता है। रेयरर की कंपैरिजन में डेंसर का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, 1μ2 पता है, तो हम क्रिटिकल एंगल इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एयर एंड ग्लास का कॉम्बिनेशन होता है, एयर एंड ग्लास के कॉम्बिनेशन के लिए, तो 1μ2 यानी कि एयर की कंपैरिजन में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑलमोस्ट 1.5 होता है। तो अगर हम यहाँ 1.5 रख दें तो 1.5 इज इक्वल टू 1/sin c, और sin c की वैल्यू जो आ जाएगी 1/1.5 आ जाएगी। 1/1.5 यानी कि ये 3/2 होगा, तो 2/3 ये sin c आ जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल जो इसके लिए आता है वो ऑलमोस्ट 44 डिग्री के आसपास आता है या 42 डिग्री के आसपास आता है ग्लास एंड एयर के कॉम्बिनेशन के लिए। तो 44 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर हम नीचे से रेज डाल रहे हैं, ग्लास से एयर की तरफ रेज डाल रहे हैं, अगर 44 डिग्री से कम एंगल पर डाल रहे हैं, मान लिया ये हमने एक रे डाली और ये 44 डिग्री से कम पे जा रही है, तो ये इधर की तरफ चली जाएगी, इन दोनों सरफेसेस को टच नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम 44 डिग्री पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका टोटल क्रिटिकल एंगल आ जाएगा आपका। और अगर 44 से भी बड़े एंगल पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम समझते हैं। अभी आपने देखा कि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो तो रे इस तरफ चली जाती है, लेकिन अगर इंसिडेंस एंगल को हम और ज़्यादा इंक्रीज कर दें, और ज़्यादा इंक्रीज करने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये रे हमने डाल दी, ये रे नंबर 4, तो ये रे वापस अपने ही मीडियम में आ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होके अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि इफ लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then light rays are reflected back in denser medium. This incidence is called total internal reflection. तो total internal reflection के लिए यानी कि TIR के लिए, total internal reflection को हम शॉर्ट में TIR लिखते हैं, for total internal reflection जो incidence angle है that should be greater than critical angle, वो critical angle से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम total internal reflection की फिगर बनाएं तो कैसे बनेगी, ये आपका दोनों सरफेसेस को, दोनों मीडियम को सेपरेट करते हुए ये सरफेस हो गया, ऊपर रेयरर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम, और यहाँ पे हमने ये जो एंगल बनाया है इस नॉर्मल के साथ में, ये वाला आई वो बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, तो तब लाइट की रेज वापस अपने ही मीडियम में आ जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, अब ये रिफ्रैक्टेड नहीं है बल्कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। यानी कि अगर ये इंसिडेंस एंगल अगर आपका 45 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, रिफ्लेक्शन एंगल भी 45 डिग्री का होगा। यानी कि अब जो है आई और आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आई और आर हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर विदाउट एनी मिरर लाइट रेज वापस बैक अपने ही मीडियम में आ रही हैं, तो यही इंसिडेंस क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और एक बात ये ध्यान रखनी है, जो TIR है वो हमेशा डेंसर से रेयरर की तरफ लाइट रेज को भेजने पर होता है, ना कि रेयरर से डेंसर की तरफ। तो TIR के लिए दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, एक तो लाइट रेज डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करें, दूसरी बात एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो। ये एंगल क्रिटिकल से बड़ा होगा तभी लाइट रेज वापस आएंगी, नहीं तो लाइट रेज उस मीडियम में ही चली जाएंगी, सेकेंड मीडियम में चली जाएंगी, तब रिफ्रैक्शन होगा। अगर ये एंगल क्रिटिकल से बड़ा होगा तो तब रिफ्लेक्शन होगा।
दूसरी बात, इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती है। जैसे कि अगर हम यहाँ मिरर लगा दें तो मिरर के लिए क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम लाइट डालते हैं इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्लेक्ट होके जाती है तो तब भी I इजिकल टू R होता है, ये I और ये R बराबर होता है, लेकिन यहाँ कुछ लाइट मिरर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि पावर में, एनर्जी में कुछ कमी आ जाती है लाइट की। इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे होने पर कुछ एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यानी कि टोटल इंटेंसिटी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि टोटल एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगले वीडियो में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस देखेंगे, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल में या डायमंड में या मिराज में। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अगली वीडियो को ज़रूर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू।